Hello and welcome everyone. This is the third session of a KVS series. Okay, so देखो लास्ट टू सेशंस में हमने PYQs कवर करे थे KVS के एंड इस सेशन में आपका जो 14 दिसंबर एंड 13 दिसंबर को जो आपका EMRS का पेपर हुआ था उसको हम कवर करने वाले हैं क्योंकि कुछ ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों ही मॉडरेट हैं, आपके ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं दोनों ही एग्जाम्स में। ठीक है, एंड जो पोस्ट है आपकी वो भी सेम ही है, TGT PGT, राइट, अकाउंटेंट, एंड जो आपका JSA वगैरह के भी एग्जाम अभी आपके उसके होंगे, तो एक बार उसका लेवल हम देख लेते हैं। लास्ट टू सेशंस में हमने KVS का लेवल देखना, ज्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट ही था आपका लेवल, और मैंने इस पेपर को एनालाइज किया था जो आपका EMRS का है, और इसका लेवल भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ये भी आपका मॉडरेट ही है, तो दोनों पेपर के लेवल आपके मॉडरेट ही हैं और ऐसे ही आपके रहने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारे को हेल्प करेंगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में, ठीक है, क्योंकि सेम ही एक तरह से इनका सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन ऑप्शंस। तो ईडियम क्या है यहाँ पे, अनलेस वी पुल टुगेदर एज अ नेशन वी कांट मेक इट प्रोग्रेस एट अ फास्ट पेस। तो यहाँ पे पुल टुगेदर का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पे ये ईडियम की तरह यूज किया हुआ है। तो पुल टुगेदर का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब क्या बनता है, देखो जब तक हम एक नेशन की तरह साथ में खड़े होकर या फिर साथ में मिलकर कोई काम नहीं करते हैं तब तक हम उस फास्ट पेस पे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, यही इसका मीनिंग है। तो पुल टुगेदर का मीनिंग क्या होता है, वर्क यूनाइटेडली, जब तक हम साथ में मिल करके वर्क नहीं करेंगे तब तक हम एक फास्ट पेस पे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको बताना है एरर है, एरर कौन से पार्ट में है आपको ये बताना है। दे आर न्यू कमर्स टू द सिटी इजंट इट, ये पूछा है इसने। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका प्लूरल प्रोनाउन आपका यूज हो रहा है, यहाँ पर आर यूज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर इज है। अब जब क्वेश्चन में सॉरी आपका जो ये पार्ट है इसमें ये भी प्लूरल है, ये भी इसके साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर इज कैसे आ सकता है, जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वैसे ही एंडिंग होती है, तो यहाँ पर हमारा इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर ही आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आर एन दे, ये आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्शन किस पार्ट में चाहिए, सी पार्ट में चाहिए, यानी कि एरर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है आपका, एम्पेचुअस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इम्पेचुअस का मतलब होता है जब कोई एक्शन लिया जाता है बिना प्लानिंग के या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझे, यानी कि उसकी एंडिंग कैसे होने वाली है, उसका रिजल्ट क्या होगा आपके उस एक्शन का, जब आप ये बिना सोचे किसी एक्शन को ले लेते हैं, कुछ काम कर देते हैं बिना उस चीज को थॉट दिए, तो उसको बोलते हैं हम एम्पिचर्स। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि जो इसका मीनिंग इसके बहुत सिमिलर सा हो। कॉवर्डली नहीं होगा, कंफ्यूज्ड भी नहीं होगा, ठीक है, कॉवर्डली का मतलब होता है करेज, लैकिंग करेज, जब करेज की कमी होती है दैट इज लैकिंग करेज, उसको कॉवर्डली बोलते हैं। इनडिसिसिव का मतलब होता है जो कि जल्दी से डिसीजन नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ पे ये कहीं पे है। अब देखो इसका मतलब है जल्दी से डिसीजन बनाना, इतनी जल्दी कि आप उसके रिजल्ट की भी चिंता नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज को थॉट भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बेसिकली एक्शन लेना। और इनडिसिसिव का मतलब क्या होता है, रिजल्ट ना बना पाना जल्दी से, तो ये तो टोटली अपोजिट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है इम्पल्सिव, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इम्पल्सिव का मतलब होता है जब कोई इंसान बिना कुछ प्लान करे या बिना कुछ सोचे, बिना किसी चीज पे ध्यान दिए फटाफट से डिसीजन ले लेता है या फटाफट से एक्शन ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑपोजिट वर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है हॉरिबल का। हॉरिबल का मतलब होता है
कि जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल थी, या तो वो बहुत ही बुरी थी, या तो वो बिल्कुल भी हमें ऐसी नहीं थी जो हमें अच्छी लगे, यानी कि अनप्लीजेंट थी, या फिर वो फ्राइटफुल थी। फ्राइटफुल का मतलब होता है डरा देने वाला। तो कॉमिक का मतलब रॉन्ग। शॉकिंग ये भी नहीं होगा, विक्टोरियस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि हॉरिबल का मतलब होता है फ्राइटफुल, वेरी बैड या फिर अनप्लीजेंट, तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? प्लीजेंट होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Choose the option in which the given sentence has been correctly changed from active to passive voice. अब active से passive voice में आपको change करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बस correct option choose करना है, right? देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why should I criticize you? यानी कि मान लेते हैं जो ये A है, I है, A पर्सन I है, एंड you जो है वो आपका B पर्सन है। तो ये A बोल रहा है B को कि मैं तुम्हें क्रिटिसाइज क्यों करूंगा? Why should I criticize you? क्यों करना चाहिए मुझे तुम्हें क्रिटिसाइज? तो इसका सेम मतलब हमें निकालना है। अब देखो, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको सिर्फ आपको वर्ड्स चेंज करने होते हैं इधर से उधर, ठीक है, कुछ चीजें ऐड करनी होती है, टेंसेस आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वर लगा दिया है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे वुड लगा दिया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में शुड है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है व्हाई शुड यू बी क्रिटिसाइज्ड बाय मी, यानी कि ए बोल रहा है, ये है यू कौन है? बी पर्सन है। तो ये क्या कह रहा है कि तुम, यानी बी को कह रहा है कि तुम मुझसे क्यों क्रिटिसाइज होंगे, यानी कि मी जो है हमारा वो है पर्सन नंबर ए। तो यहाँ से यहाँ जा रही है बात, ठीक है, ये इसको क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है, और यहाँ पे भी ए टू बी हो रहा है, ये इसको क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, व्हाई शुड आई बी क्रिटिसाइज्ड बाय यू, यहाँ पर ये ए जो है और ये बी जो है ये इस तरह से जा रहा है, यानी कि बी ए को क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में बी क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी में भी बी को क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ए को क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है, जो कि रॉन्ग है, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पोजीशन पे बी आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसका सेकंड रीजन क्या होगा? जो आपका शुड का पैसिव स्ट्रक्चर है उसमें बी लगाना होता है, जो कि यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर तो वुड लगा दिया है, तो वो तो पहले से ही रॉन्ग है। यहाँ पर है, बट यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, उनको इनकरेक्टली रिवर्स किया गया है, यही आपका इसमें एरर है, मिस्टेक है। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे हमें फिल करना है। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो ये कह रहा है ओइंग डैश हिज इल हेल्थ ही टुक अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम हिज जॉब। तो यहाँ पर ये इसका मतलब क्या बनता है सेंटेंस का, कि अब उसकी बीमारी की वजह से, या फिर मान लेते हैं जो उसका हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहती, सिर्फ उस वजह से उसने क्या किया, अपनी जॉब से जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा लगाना है जो इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाए, यानी कि कंप्लीट करे बेसिकली। तो ऊइंग फॉर नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये, बाकी सब रॉन्ग है। क्यों है वो बताते हैं। ओइंग टू क्या है आपका, एक ये वाला जो है ओइंग टू, ये कंप्लीट जो है आपका वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है आपका, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है? बिकॉज, बिकॉज होता है, बिकॉज ऑफ, यानी कि क्योंकि, या फिर किस वजह से। बेसिकली जब आप किस वजह से या इसके रिजल्ट की वजह से ये दो चीजों को बताते हैं, तो आप ओइंग टू लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर हेल्थ की वजह से उसने रिटायरमेंट लिया। तो किसकी वजह से? हेल्थ का रिजल्ट क्या था? उसकी जल्दी रिटायरमेंट, हेल्थ की वजह से उसका रिटायरमेंट। तो यहाँ पर इसीलिए आपका ओइंग टू आएगा, ठीक है।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चूज द ऑप्शन इन विच the jumbled sentence parts can be rearranged to form a meaningful sentence. meaningful sentence बनाना है हमें, तो रीड करते हैं सबसे पहले क्या सेंटेंसेस हैं आपके। His repeated pleadings, the judge sent him in spite of to jail. तो देखो सबसे पहले तो हमने इसको एज इट इज रीड करा, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका ऐसे ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बी डी ए सी, दैट इज द जज सेंट हिम टू जेल हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स इन स्पाइट ऑफ। तो ये तो कनेक्ट हो रहा है बट ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये मीनिंगफुल नहीं बन रहा। नेक्स्ट इज सी ए बी डी। अब देखो इन स्पाइट ऑफ हिज repeated pleadings the judge sent him to jail, बन रहा है मीनिंगफुल सेंटेंस। अब एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले डी है, यानी कि टू जेल द जज सेंट हिम इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स, ये भी नहीं है बिकॉज ये दोनों नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले आपको ये लगाना है इन स्पाइट ऑफ, देन उसके बाद आपको ये लगाना है हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स, उसके बाद आपका बी आएगा द जज सेंट हिम टू वेयर, नंबर 4 टू जेल, इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स द जज सेंट हिम टू जेल। ओके, मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। Now question number 8 is identify the part of speech of the underlined word smoking is a taboo in many offices nowadays. तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो स्मोकिंग है हमारा, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बताता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं आपके, जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या है, आपके पार्ट ऑफ स्पीच है। तो नाउन वाला जो होता है आपको पता है, वही आपका नेम, प्लेस, ठीक है, थिंग, जो हम याद करते आ रहे हैं बचपन से, ये आपका नाउन होता है। फिर आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन है। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ब। वर्ब आपको पता है वर्ब क्या होती है, जो कि एक्शन दिखाती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, वर्ब एक्शन दिखाती है। वो हमारी वर्ब हो गई, जैसे रन, रीड, प्ले, ईट, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं आपकी। फिर आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि एक वर्ब को नहीं, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। अब देखो ये आपके नाउन, प्रोनाउन, नेम, प्लेस, थिंग, ये आपका प्रोनाउन ही, शी, इट, जो इसको मॉडिफाई करे, यानी कि इसके बारे में बताए, वो आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे कि आप बोल रहे हैं बिग, या फिर आप बोल रहे हैं हैप्पी, ठीक है, या फिर आप बोल रहे हैं लेट्स से ब्लैक या एनी कलर, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं ही और उसके साथ अगर हम हैप्पी लगा रहे हैं तो क्या बन जाता है, ही इज हैप्पी, दैट मीन्स कि वो खुश है। तो ये हैप्पी क्या है, ये आपके प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और नॉलेज दे रहा है हमें। इसके बाद आ जाते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब आपकी वर्ब को मॉडिफाई करता है। ये कंफ्यूज मत होना, एडजेक्टिव आपके नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एंड जो एडजेक्टिव होते हैं आपके, वो किसको मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं फास्टली, ठीक है, ये लिया आपने वर्ड, यानी कि जल्दी जल्दी। अब देखो एक और ले लेते हैं हम वेरी। नाउ इसको सेंटेंस में अगर हम लगाएंगे, तो अगर हम बोलते हैं, आपका एक वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर हम एक वर्ड लेते हैं रीड,
रीड क्या है, आपकी एक वर्ब है, तो अगर इसको मॉडिफाई करने के लिए हम इसके आगे फास्टली लगा देते हैं और रीड के साथ हम या तो आईएनजी लगा लेते हैं या एस लगा लेते हैं, यहाँ पे ही आपने लगा दिया, या फिर आप कोई नाउन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनता है, ये ही रीड्स फास्टली, यानी कि ये अब ये जो फास्टली आपने यहाँ पे लगाया है, ये ही के बारे में नहीं बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, उसके एक्शन के बारे में, यानी कि वो जो एक्शन कर रहा है वो कैसा एक्शन है, फास्ट है, स्लो है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो वो रीड तो कर रहा है लेकिन किस तरह से, फास्टली, यानी कि ये यहाँ पे आपकी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो दैट इज एडजेक्टिव। लास्ट में फिर आपके 3 बच जाते हैं। पहला प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या करता है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन आपका रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, या फिर किसी भी दो ऐसे वर्ड के बीच में जब आप कुछ प्रपोजिशन लगा देते हैं तो वो उनके बीच का रिलेशन बताता है, जैसे कि ऑन हो गया, ठीक है, या फिर इन हो गया। अब जैसे कि आप कोई भी ऐसा सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि लेट्स से द कप इज ऑन द टेबल। अब कप और टेबल, इनके बीच में हमने क्या डाल दिया, ऑन डाल दिया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन पता चल रहा है, ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी कि कप जो है वो टेबल के ऊपर है, ये रिलेशन बता रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। फिर आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन जो है वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। कनेक्ट हम कैसे करते हैं, मोस्ट कॉमनली हमें पता है एंड से हम कनेक्ट करते हैं, देन बट आ जाता है आपका, फिर बिकॉज भी आप कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब कोई भी आप ले लीजिए, लेट्स से एक सेंटेंस हम लेते हैं, क्या लें, देखते हैं, देखो, चलो एक नाउन के साथ हम एक सेंटेंस लेते हैं, राहुल एंड रोहित गोज टू द सेम स्कूल, ऐसे हमने लिया। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये एंड, तो यहाँ उस सेंटेंस में जो है आपका एंड क्या होगा, कंजक्शन होगा, कंजक्शन की तरह वो काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, आपका कंजक्शन होगा। लास्ट में आपका आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जो भी आपका इमोशन है, जैसे आपको पेन हो रहा है, तो यूजुअली हम पेन के लिए इंग्लिश में, जब हम पेन होता है तो हम इंग्लिश में कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, आप सेंटेंस में कैसे आप उसको लिखते हो, आउच, दिस इज राइट, एक्सक्लेमेशन मार्क आप इसमें लगाते हो। फिर आप है ओ, कंफ्यूजन के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर अगर आप सरप्राइज हो रहे हो तो आप बोलते हो वाओ। तो ये सब जो है आपके एक्सप्रेशन है, आपके इमोशंस हैं, और जब इनका यूज होता है दैट मीन्स वो क्या है, इंटरजेक्शन है, ये अलग है, ओके। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग इनमें से क्या है, आप बताओ स्मोकिंग क्या है। देखो, स्मोकिंग खुद में सबसे पहले तो एक जो होता है ना एक्शन, एक्टिविटी है, एक एक्शन है जो खुद में, स्मोकिंग क्या है, हमें उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो हमें बता रहा है, खुद में एक वर्ड बता रहा है कि ये एक एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म की जा रही है। तो यहाँ पर इस ये क्या हुआ, प्रोनाउन तो नहीं है, प्रोनाउन हमने अभी देखा ये सब होता है, इंटरजेक्शन एक्सप्रेशन होता है, वर्ब एक एक्शन होता है, लेकिन स्मोकिंग क्या है बेटा, आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें आप आईएनजी लगा दे रहे हो, जो कि खुद में एक यू नो नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आंसर आपका एक नाउन होगा। तो स्मोकिंग क्या है, यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो, आई होप ये सारा आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? डू यू रिमेम्बर द सेइंग इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज डैश सिल्वर लाइनिंग? तो फर्स्ट पार्ट का तो मतलब यही हो गया कि क्या तुम्हें याद है? सेइंग का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं ना किसी को कि तुम्हें पता है ऐसा कहा जाता है, तो वो दैट इज द सेइंग, कि तुम्हें याद है ऐसा कहा जाता है कि इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज डैश सिल्वर लाइनिंग, यानी कि ये आपका एक ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका एक क्या है? ईडियम है आपका, ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब है इवन द डार्केस्ट क्लाउड, ये जो डार्केस्ट क्लाउड है यहाँ पर डार्केस्ट क्लाउड क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो है एडवर्सिटी, चैलेंजेस, या कॉमन हम सिंपल कह लेते हैं कि डार्केस्ट यहाँ पे बताता है, डार्केस्ट क्लाउड यहाँ पर सैडनेस को शो करता है, ठीक है? सैडनेस को शो करता है या फिर चैलेंजेस। तो डार्केस्ट क्लाउड क्या है? सैडनेस और चैलेंजेस को शो करता है, जबकि जो सिल्वर लाइनिंग हमें दी है यहाँ पे, ये वाली, ये जो सिल्वर लाइनिंग है, ये क्या बताती है? ये होप को बताती है, होप को बताती है, या कुछ अच्छा हमें बता रही है, कुछ अच्छा शो कर रही है, कोई ऐसी चीज जो हमें बेनिफिट दे रही है। तो ये होता है सिल्वर लाइनिंग का मतलब। तो यहाँ पे कह रहा है इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि इसका इडियम का मतलब क्या होता है कि हर डिफिकल्ट या सैड सिचुएशन में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर होता है जो कि छुपा रहता है, और वो हमारे लिए हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और हमें उम्मीद देता है। आप जब भी किसी सिचुएशन में, किसी बुरी सिचुएशन में, या किसी दुख में आप जब होते हो, तो हम लोगों को क्या लगता है कि जो गॉड है वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, है ना? हम नेगेटिव, बेसिकली हम नेगेटिव सोचते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि हमने क्या सोचा था और वो चीज नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उससे कुछ अच्छा होने वाला था, या फिर आप या फिर आप कुछ गलत करने वाले थे और आप उसको करते करते बच गए हो, तो वो आपको गॉड ने बचाया है। तो यहाँ पर हमें ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जिनका मीनिंग हमें नहीं पता चलता है, या जिनको हम बुरा बोलते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जब आप उस चीज को रिकॉल करते हो, कनेक्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं, वो जो हुआ वो सही ही था, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे गया। तो ये क्या है? आपका एक ईडियम है। तो यहाँ पर ये पूरा ईडियम क्या है? इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे ए होगा। तो यहाँ पे हमने एक इडियम को भी कवर कर लिया, उसका मीनिंग भी देख लिया, और इस क्वेश्चन को भी आंसर कर दिया, ठीक है? नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्या 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 कहता है? देखो, यहाँ पर हमें एक क्लॉज दिया हुआ है, ये वाला, ये पूरा जो है आपका एक क्लॉज है। नाउ क्लॉजेस आपके अलग, पूरा यू नो एक अलग ही टॉपिक है। तो यहाँ पर ही क्या कहता है? द दैट ही वॉज इनोसेंट एंड वॉज wrongly implicated in the case has been proved by the inquiry report। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो एक बार क्लॉज का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज आपका एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि खुद ने मीनिंग बनाए। मेनली इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बहुत टाइप के आपके क्लॉज होते हैं, तो उनको एक बार कवर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला तो आपका होता है मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हो। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस चीज को याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं इसको, एंड प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो मिल करके एक सेंटेंस को बनाते हैं,
यानी कि एक क्लॉज बनाते हैं जिसका अपने आप में एक मीनिंग होता है, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि शी रीड्स बुक, मैंने एक सेंटेंस बोला शी रीड्स बुक, इसमें क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब कि इसको किसी और चीज के सपोर्ट की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आपका डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन वो जो है पूरा मीनिंग नहीं बता पाता। वो क्या करता है बेसिकली, आपका एक क्वेश्चन आप मान लो, देखो कोई भी क्वेश्चन आप मान लो, जैसे कि जो है ना व्हेन या फिर बिकॉज, इन सब से आपका शुरू हो सकता है शुरू। देखो जैसे मैं एक सेंटेंस लेती हूँ फिर आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक, बिकॉज शी लव्स स्टोरीज, इसमें वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट है, बट डज इट मेक सेंस? अगर हम यहाँ पर लिखते हैं बिकॉज शी loves stories, तो ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, आपकी वर्ब भी है, लेकिन ये क्या है, आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है, यानी कि इसके आगे भी कुछ होगा, और जब ये उसके साथ अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जब जाके ये आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा। तो डिपेंडेंट क्लॉज में आपका जो है वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है, बट वो एक कंप्लीट थॉट को नहीं एक्सप्लेन कर पाते, एक्सप्रेस कर पाते, जिसके लिए उन्हें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है, राइट। नाउ इसके बाद क्या आता है, देखो डिपेंडेंट क्लॉज के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक तो होता है एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, हमने देखा एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो बेसिकली जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो एक क्वेश्चन का आंसर करता है, दैट इज विच वन। कौन सा क्वेश्चन का आंसर करता है, विच वन, मतलब कौन सा वाला या कौन सी वाली। ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी कौन सी वाली गाड़ी है, मतलब हमारे पास कुछ कार्स हैं हमारे सामने एंड हमने किसी से पूछा कि तुम्हारी कौन सी वाली है। तो क्वेश्चन क्या होता है, विच वन ऑफ दिस इज योर, दिस हमारा कौन सा। देखो बेसिकली आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर एडजेक्टिव आपका जो नाउन है, प्रोनाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो जहां पर भी आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, चाहे वो या फिर प्रेपोजिशन है, आपका मीनिंग सेम ही रहेगा, बस आपका उनका यूज थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि इसमें विच वन वाले, कौन सा वाला या कौन सी वाली, हमने पूछा सामने वाले इंसान से कि तुम्हारी इसमें से कौन सी गाड़ी है, ठीक है, तो कौन सी गाड़ी है, कौन सी वाली है, दैट इज द सेम थिंग। तो जो सेंटेंस इस क्वेश्चन का आंसर कर दे, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे कि एक उस इंसान ने बोला कि भाई जिस गाड़ी का टायर पंचर है वो मेरी है, या फिर जिस गाड़ी का हैंडल टूटा हुआ है वो मेरी है। तो अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, द कार दैट हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, राइट। तो ये क्या है, ये कोई ऐसा सिंपल सेंटेंस तो नहीं है, आपको सुन के पता चल रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। तो कैसे क्वेश्चन का, विच वन वाले क्वेश्चन का। तो अगर आपसे कोई पूछता है विच वन ऑफ दीज कार्स इज योर्स, तो आप क्या बोलेंगे, द कार दैट हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, राइट। नाउ जो नाउन क्लॉज है, अब देखो नाउन क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज एक फंक्शन करता है आपकी नाउन की तरह, यानी कि आप डायरेक्ट भी नहीं बोल रहे हो, मतलब आप जो पर्टिकुलर टॉपिक है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जो कि उस टॉपिक को ही
बता रहा है, उस टॉपिक के बारे में ही बता रहा है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आई नो व्हाट यू मीन। नाउ हियर व्हाट यू मीन में मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो बोलना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान कहता है कि खाने में जो मेजरमेंट्स हैं आपकी स्पाइसेस के, उनको उनको मेजर करके डालना चाहिए, ठीक है? मेजरमेंट्स आपको पता होने चाहिए, या फिर टाइम का ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसा बोल रहा है खाने बनाते टाइम आपको टाइम का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कहती हूँ, यहाँ पर मैं कहती हूँ आई नो व्हाट यू मीन, यानी कि मैं जानती हूँ तुम्हारा मतलब क्या है। लेकिन 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 क्या है, आप ये नहीं कह रहे हो कि हाँ मैं समझ गई खाना, मतलब आप बेसिकली उस टॉपिक को नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जो उस टॉपिक के बारे में बता रहा है, ठीक है? तो जब जो आपका नाउन क्लॉज होता है वो क्या करता है, फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे व्हाट यू मीन जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो मेन जो टॉपिक है वो मेंशन नहीं किया, बट आपने कुछ ऐसा मेंशन करा जो उस टॉपिक के बारे में बता रहा है, ठीक है? तो दैट इज योर नाउन क्लॉज। अब आ जाता है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब आपको पता है मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, राइट? तो जो क्वेश्चन, यानी कि बेसिकली जो सेंटेंस आप बोल रहे हो या आप देख रहे हो, और वो आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, किन क्वेश्चंस का? व्हेन, ठीक है? वेयर, व्हाई, हाउ, जो सेंटेंस आपका इन क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है दैट इज योर एडवर्ब क्लॉज। यानी कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई लेफ्ट व्हेन द मूवी एंडेड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर किया जा रहा है दैट इज व्हेन, कि अगर कोई पूछता है तुम कब गए, तुम या फिर तुम कब वहां से निकले, और आप आंसर देते हो कि मैं वहां से गया, मैं वहां से निकला जब मूवी खत्म हो गई थी, तो आप, तो पता चल रहा है ना आपको कि एक व्हेन वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे किया जा रहा है। तो दैट इज योर एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट ही वॉज इनोसेंट एंड वॉज wrongly implicated in the case। तो यहाँ पर आप देख के बता पा रहे हो कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन में जो है उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि उसको सही प्रूव कर दिया गया है, जो कि पहले गलत बता रहे थे, लेकिन अब वो क्या है, सही प्रूव हो गया है वो। तो यहाँ पर जो आपका पूरा पार्ट है ना, ये जो ब्रैकेट में आपका पूरा पार्ट है, ये फंक्शन कर रहा है एक सब्जेक्ट की तरह, ठीक है? एक सब्जेक्ट की तरह, किस वर्ब के लिए, हैज बीन प्रूव्ड, इस वाली वर्ब के लिए, वेयर डिड इट गो, हियर, हैज बीन प्रूव्ड, इसके लिए ये पूरा जो आपका ब्रैकेट में है ये सब्जेक्ट की तरह वर्ब कर रहा है। तो जब आपका कोई क्लॉज है वो नाउन की तरह एक्ट करता है जो कि आपका सब्जेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, नाउन क्लॉज इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्लॉजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है? एंड एक हमने प्रीपोजिशंस के बारे में भी पढ़ा था, राइट? तो ये जो है आपके ईएमआरएस का जो पेपर हुआ था आपका 13th को, उसके क्वेश्चंस हैं। ये देख के आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, आपकी प्रिपरेशन जो है वो मैटर करती है। क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट लेवल के ही हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इजी तो कुछ नहीं होता, आइदर हार्ड और मॉडरेट, ये दो ही चीज होती है ना। तो ये आपका मॉडरेट है, एंड हमने प्रीवियस दो सेशंस में केवीएस के पीवाईक्यू सॉल्व करे थे और आने वाले में भी करेंगे, तो वो क्या है आपके, वो भी मॉडरेट है, वो भी हार्ड नहीं है। और जितना जो लोग, आई बिलीव जो लोग कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं तो उनकी प्रिपरेशन तो है, बस आपको क्या करना होता है, रिवीजन करनी होती है, उस अपनी स्किल्स को रिफाइन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है।
तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो आता आपको है, बट जब आप उस चीज को, आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना शुरू करते हो, तब आपकी परफेक्शन आता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो अब आप इसको देख के लग रहा होगा कि ये ज्यादा हार्ड नहीं है, वही कॉमन से रूल्स हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर जो कि आपको फंसा दे। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप अटक ही जाओगे, फंस ही जाओगे, राइट। अब जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके आसपास के और उस एग्जाम के पर्टिकुलरली क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। जैसे ईएमआरएस और केवीएस, इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, लेवल सेम है। तो इट्स नो हार्म ना कि अगर आप ईएमआरएस के सॉल्व कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि केवीएस का तो नहीं है तो हम क्यों करें। क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है आपका, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आपका परफेक्शन आ रहा है, यही हमें चाहिए। तो हमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, दैट इज लेवल। आपका लेवल वही होना चाहिए जो आपके पेपर का लेवल है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है आपको सेशन को लेकर, या फिर इसमें कोई ऐसा डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कमेंट कर देना नीचे, हम उसको कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।